आज हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3 जो कि है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लक्ष्मीकांत का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, उसका नेक्स्ट चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। तब जाके हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में हमारे को पूरे 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब इतना लंबा समय अगर हमने किसी चीज़ को बनाने में दिया, इसका मतलब कुछ तो खासियत होगी ना, उसके अंदर कुछ तो स्पेशलिस्टी होगी ना, तो सबसे अलग होगी उसकी, ठीक है। उसी को हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन से, ठीक है। क्या कहता है ये, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इन द कंटेंट एंड स्पिरिट। हाँ, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, यूनिक है एकदम कंटेंट और स्पिरिट में। मतलब जो भी हमने उसके अंदर कंटेंट लिख रखा है, जो भी चीजें लिखी उसकी एकदम सबसे अलग है, ऐसे नहीं है किसी और की कॉन्स्टिट्यूशन में। दो बोरो फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जबकि हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो चीजें थी वो सारे पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से हमने सारी थोड़ी थोड़ी चीजें ले रखी है, लेकिन फिर भी हमारी जो कंटेंट है वो क्या है, यूनिक है। अब देखो ऐसा हुआ तो एक सोचो कि भाई जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे ना, सिलेबस देखोगे, डाटा इकट्ठा करोगे कि भाई कब पेपर होता है, कितने साल का प्रोसेस होता है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारी जानकारी आप इकट्ठा करोगे। सेम उसी तरीके से हमें जब फ्रीडम मिलने वाली थी, तो हमें अपने आप को गवर्न करने के लिए, अपनी कंट्री को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। हमें तो पता नहीं था ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन किस बला का नाम है। अब हमारे को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जानना था तो हमें पहले किसी और कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, दूसरी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करा। जब हमने दूसरी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो देखा भाई कि उसमें क्या क्या फीचर है, क्या कमी है, सारी चीजों को अच्छे से जान के देखकर उसके बाद हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा था। इसीलिए जो इसका कंटेंट और स्पिरिट है वो सबसे अलग है, जबकि हमने दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद भी इसे बनाया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और नोटेड करने वाली है, इट शुड नोटेड दैट द आउटसाइड दैट इज नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अंडरगोन सब्सटेंशियल चेंज, ठीक है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फीचर हमने डाले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जितनी भी चीजें डाल रखे हैं, जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल डाल रखे हैं, पार्ट बना रखे हैं, शेड्यूल बना रखे हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, वो अपने आप ही चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। आप आगे पढ़ोगे कि भाई देखो ये वाली अमेंडमेंट हुई, वो वाली अमेंडमेंट हुई, इसमें बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है। तो देखो कुछ मेजर अमेंडमेंट जो हुई थी इस टाइम पे, जैसे 7th अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, तो मतलब बहुत सारी अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक हमने बहुत सारी अमेंडमेंट कर दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ मेजर अमेंडमेंट है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट जो कि एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये कब हुई थी, 1976 में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। हम इसको छोटे संविधान के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इम्पोर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंज मेड बाय इट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये आया था ना, जब ये एक्ट आया था भाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था जब, तो उसने ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्टों में चेंज करे, ठीक है। बहुत सारे पार्टों में हमने इसकी वजह से हमारे पास बदलाव हुए, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल बदले, कम से कम हमने करीब 20 आर्टिकल डिलीट कर दिए थे। पार्ट 7 हमने हटा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। कुछ चीजें ऐड भी हुई थी, उसके बाद हमने 4 पार्ट और ऐड भी करे थे। तो वो सारी चीजें क्या हुई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ, केशव नंदा भारती केस 1973, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। क्या था केशव नंदा भारती केस? देखो जो ये केस था, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था उसको जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मिलती है अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को, ठीक है, जो भी पावर मिलती है आर्टिकल 368 से पार्लियामेंट को, डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 368 क्या कहता है। तो देखो आर्टिकल 368 हमारे से कहता है कि भाई पार्लियामेंट हैव sole power to amend the constitution, ठीक है। आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास सोल पावर है, पूरी अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी चीज को चेंज कर सकती है।
ये पूरी पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इट डज नॉट एनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आर्टिकल 368 पावर तो दे रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते आप। ये नहीं कि आप पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है, आप उनको ही बदल दो, ठीक है। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज और भी थी कि बात तो कर दी बेसिक स्ट्रक्चर की, है ना, हमने बात तो कर दी बेसिक स्ट्रक्चर की, लेकिन अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर टर्म था इसको डिस्क्राइब नहीं करा गया, इसको डिस्क्राइब ही नहीं करा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ये नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पर इसकी कमी भी है, और कह सकते हो खासियत भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आपको बताया नहीं, तो आप उसके अंदर कोई भी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो उसके अंदर आप रख सकते हो, क्योंकि टाइम की नीड के हिसाब से चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बदलती रहती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहला फीचर क्या है, लैंडियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लैंडियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन देखो सेट ऑफ रूल जो होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटर्न और एक होता है अनरिटर्न, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटर्न, दूसरा होता है अनरिटर्न। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम बात करें सिर्फ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से, तो जो जितने भी वर्ल्ड में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लैंडियस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिका का हो गया, ठीक है, इन लोगों के जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उन सबसे अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट है। अब देखो क्यों लेंथीएस्ट है। ओरिजिनली जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कब बनाया था हमने, 26 नवंबर 1940, 26 नवंबर 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था, और 26 जैन 1950 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल कितने थे, 395 बाई 395 आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने थे, 22 पार्ट थे, और शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे। लेकिन मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब्सटेंशियल चेंजेस अपने आप ही अडॉप्ट कर लेता है, तो चेंजेस आए हमारे संविधान में, और आज हमारे पास कितने आर्टिकल है, 470 आर्टिकल है। प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल कितने हैं, 470 है, और पार्ट कितने हैं, 25। कितने पार्ट हो गए, 22 टू 25 हो गए, और शेड्यूल भी इंक्रीज हो गए, 8 से 12 हो गए, ठीक है। अच्छा, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सेव सम एनी आर्टिकल एंड शेड्यूल, सो मैनी आर्टिकल एंड शेड्यूल। देखो पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल और इतने शेड्यूल नहीं है जितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बोलते हैं। अब देखो इसके पीछे रीजन भी है ना। पहला रीजन क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो हमने क्या करा भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करा, तो हमारे को ना जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे उस दौरान हमारे को एक एक्ट मिला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश ने हमारे को बना कर दिया था, ठीक है। उस एक्ट के अंदर बहुत सारी खासियतें जो हमारे को अपने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना चाहिए था, तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से ले रखी है। इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, एक हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत सारी चीजें उठाई और डिस्क्रिप्टिव वे में उठाई, ठीक है। तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बड़ा हो गया। सेकंड हमारा क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर एंड डाइवर्सिटी। देखो हमारी कंट्री जो एक बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, एक वो भी रीजन है, और दूसरा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, कोई धर्म नहीं है हमारे, सारे सब धर्मों के लोग मिलजुल के रह सकते हैं, सबके लिए प्रोविजन डालने, सबके हिसाब से चीजें करनी है, जिसकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तीसरा क्या, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ सेंटर एंड स्टेट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ सेंटर एंड स्टेट। देखो हमने क्या कर रखा है, सेंटर और स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेट नहीं कर रखा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, वही कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ही पावर देता है और वही कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को ही पावर दे रखा है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट बना रखा है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जो आज उनको पावर मिलती है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहाँ से आता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो लास्ट रीजन है इसका, फोर्थ रीजन, वो लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अगर हमने, आपको पीछे वाला चैप्टर याद होगा जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, तो आपको पता होगा कि हमारी जो असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा कौन से लोग थे, लोअर लोग थे। सारी जो बढ़िया पर्सनैलिटी के, डेवलप पर्सनैलिटी के लोग थे, हमने फेमस पर्सनैलिटी के लोग थे, उनको ले रखा था, ठीक है। और सारे लगभग कौन थे, लोअर लोग थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक एक चीजों को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके रख रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी रीजन बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े होने का, ठीक है। जो आपका सेकंड फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखो क्या हुआ,
हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भाई मैंने आपको बताया था हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो पता ही था, हमें तो पता ही था कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, लेकिन फिर भी अब हमारे को अपनी कंट्री को गवर्न कराना था, फ्री कंट्री को, फ्री इंडिया को हमें अपने हिसाब से गवर्न कराना था। और अगर हमें अपनी कंट्री को अपने हिसाब से गवर्न कराना है तो हमारे कुछ सेट ऑफ रूल तो तैयार करने पड़ेंगे ना भाई, जिससे वो अपनी कंट्री को गवर्न करा सके। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो हमसे पहले आजाद हो चुके थे, जिन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, हमने सबके कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम बढ़िया से निचोड़ लिया, खंगाल लिया, बढ़िया से हर एक चीज जानकारी ले ली, उनकी कमियां उनकी अच्छाइयां सब पता कर ली। उसके बाद हमने अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि भाई ये हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद से नहीं बनाया बाहर से लिया। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो कहीं से तो सीखोगे ना, तो हमने वहां से सीखा और क्या बनाया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो हमारे टाइप का हो। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या था, अब हमने क्या क्या चीजें बाहर से ली, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी हमने कहां से लिया, अमेरिका एंड इरीज से। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कैसे आपको स्टेट के लिए पॉलिसी बनानी है। ठीक है, वो क्या, ये दोनों चीजें हमने कहां से ली, अमेरिका एंड इरीज से ली। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटिश से ली, साथ साथ लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में बैलेंस बनाना है, वो भी कहां से लिया हमने, ब्रिटिश से ही लिया। ठीक है, मैंने अदर प्रोविजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और भी बहुत सारे प्रोविजन है जो हमने अलग अलग कंट्री से लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर, जापान, फ्रांस, सो बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं हमने जो अलग अलग कंट्री से लिए। और सबसे बड़ा क्या कि हमारा हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, आधे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन किससे फॉर्म हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब देखो मैंने अभी आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता हमारे लिए बहुत सही था, फिर काफी चीजें ऐसी थी जो हमें उसमें से अडोप्ट करनी चाहिए, इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आधे ज्यादा चीजें कहां से उठा रखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन करो। पिक्चर है वो है ब्लेंड और ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मॉडरेट है, थोड़े केसों में रिजिड भी है और थोड़े केसों में फ्लेक्सिबल भी है। देखो समझते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट द कंपोजिशन ऑफ बोथ। क्या कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, बल्कि दोनों का कंपोजिशन है। आर्टिकल 368 अभी बताया था मैंने क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। आर्टिकल 368 प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल 368 हमारे को दो टाइप के अमेंडमेंट देता है। कैसे, सम प्रोविजन अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ प्रोविजन ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करे जा सकते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो अगर हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब मान लो पार्लियामेंट में आज कोई बिल आया, लोकसभा में कोई बिल आया, ठीक है, अब इस बिल को अगर हमारे को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है तो जितने मेंबर पार्लियामेंट में आज प्रेजेंट है उसके 2/3 जो है एग्री होने चाहिए, तभी वो पास होगा। ठीक है, चलो अगला क्या है, सम प्रोविजन अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। देखो होता क्या है, कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिनको अकेले पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्टेट इंटरेस्ट आ जाता है। अगर किसी भी प्रोविजन के अंदर स्टेट इंटरेस्ट आता है जिससे स्टेट को कोई दिक्कत हो सकती है, आगे चल कर स्टेट उस चीज के लिए एग्री ना हो तो ऐसे प्रोविजन को अमेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हम किसका यूज करते हैं कि भाई हाफ ऑफ द स्टेट भी एग्री होने चाहिए। मान लो हमारे पास टोटल जो है 28 स्टेट है, 28 स्टेट में से 14 स्टेट का जो एग्री होना बहुत जरूरी है। अगर 14 स्टेट एग्री है इसका मतलब वो बिल पास हो जाएगा, और एग्री नहीं है तो मतलब वो बिल पास नहीं होगा। क्लियर है, चलो ठीक है। साथ ही साथ सम प्रोविजन अमेंड बाय ऑर्डिनरी लॉ बाय सिंपल मेजोरिटी। देखो कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी लॉ से अमेंड करे जा सकते हैं। ऑर्डिनरी लॉ से अमेंड करने का मतलब क्या है कि भाई हमें यहाँ पर आर्टिकल 368 का यूज करने की जरूरत ही नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का यूज ही नहीं करते, आर्टिकल 368 यूज ही नहीं करते। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जितने लोग असेंबली में प्रेजेंट है, जितने लोग वहां पर आए हुए हैं उसका 50% अगर एग्री है तो बिल पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला फीचर हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइस। देखो हमने क्या कहा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम
जो है पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, हम क्या फेडरल भी है, साथ साथ कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जो हमारे को यूनिटरी बनाते हैं, ठीक है, पूरे फेडरल नहीं है हम। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 हमसे कहता है क्या, स्टेट दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, यूनियन है स्टेट का। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि भाई हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम लोग जुड़कर क्या हुए, एक देश बनाया हमने। और स्टेट हैव नो पावर टू सिसीड, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो हमसे सेपरेट हो जाए, ठीक है। स्टेट हैव नो पावर टू सेपरेट, ठीक है, सेपरेट होने की, स्टेट को हमसे सेपरेट होने की कोई पावर नहीं है। देखो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों फीचर हम पढ़ते हैं, कौन से फीचर हमारे को फेडरल बनाते हैं और कौन से फीचर हमारे को यूनिटरी बनाते हैं। तो देखो क्या फेडरल फीचर की अगर हम बात करें तो टू गवर्नमेंट, ठीक है, हमने गवर्नमेंट को दो लेवल पर डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये क्या हमारा फेडरल फीचर है, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, हमने पावर्स को डिवाइड कर रखा है, किसके बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ज्यादातर फेडरल फीचर जो होता है, फेडरल कंट्री, जितनी फेडरल कंट्री सभी का क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए क्या है, फेडरल फीचर में आ जाता है। उसके बाद आता है सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, कोई पर्सन सुप्रीम नहीं है, कोई गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, रूल ऑफ लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल लिखे हैं, जो लॉ लिखा है वही क्या है, सुप्रीम है, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमने अभी बात करी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजिड है, कुछ प्रोविजन को बदलने के लिए हमारा किसकी जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, रिजिड बन जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी क्या है, फेडरल फीचर है कि जुडिशरी के काम में कोई टांग नहीं अड़ेगा, जुडिशरी अपने काम वर्क को फुल्ली इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकते हैं, कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि भाई आप इस चीज को ऐसे ना करो, कोई उसको रोक नहीं सकता कोई काम करने से, ठीक है। उसके बाद देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ नॉन फेडरल फीचर, नॉन फेडरल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हैं, ठीक है, थोड़ा उनको भी जान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, देखो हमने सेंटर और स्टेट को तो सेपरेट कर दिया, लेकिन इन दोनों में अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गनेस की, तो स्ट्रॉन्गनेस किसको दे रखी है, सेंटर को दे रखी है, सेंटर का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, ठीक है। दूसरा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, देखो स्टेट और सेंटर अलग अलग है, लेकिन गवर्न करना कैसे, कैसे स्टेट को गवर्न करना है, कैसे पूरे कंट्री को गवर्न करना है, दोनों चीजें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया लिखने के लिए, सेम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं एक यूनिटरी फीचर है जो दोनों को आपस में आगे अकेला लाके जोड़ देता है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, क्या मतलब है इसका कि भाई देखो अगर मान लो आप इंडिया के किसी एक स्टेट में रह रहे हो, सपोज करो आप यूपी में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको यूपी की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, वहां पर डोमिसाइल का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। सिटीजन आप हमेशा इंडिया के ही रहोगे, ठीक है, जैसे अमेरिका जैसे फेडरेशन में होता है आपको डबल सिटीजनशिप मिलती है, ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ पर आपको एक सिंगल सिटीजन मिलेगी, आप हमेशा इंडियन सिटीजन ही रहोगे, ठीक है। डोमिसाइल आप किसी भी स्टेट के ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सम प्रोविजन अमेंड बाय ऑर्डिनरी लॉ बाय सिंपल मेजोरिटी, कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए हमारे को सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, 50% लोग अगर एग्री है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें हम आसानी से बदल भी सकते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो वो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो क्या हुआ कि हमने गवर्नमेंट को तो सेपरेट कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को तो हमने सेपरेट कर रखा, स्टेट के अलग, सेंटर के अलग, ठीक है, लेकिन हम जुडिशरी को सेपरेट नहीं करते, हमने कहा भाई जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट भी है और साथ साथ क्या है, इंटीग्रेटेड भी है, मतलब लोअर लेवल का कोर्ट, हायर लेवल का कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों कोर्ट क्या है, सेपरेट नहीं है, एक साथ जुड़े हुए हैं। लोअर लेवल में कोई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में कोई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो भाई ये इसमें से हमने क्या करते हैं, इनको जुडिशरी को इंटीग्रेटेड कर दिया। फिर उसके बाद आता है ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि आप जानते होंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के सारे किसके अंदर आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के आते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है। इनको प्रिपेयर करना, इनके एग्जाम कंडक्ट कराना, इनकी ट्रेनिंग कराना, इनको रिक्रूट करना किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, इनको असाइन कर देते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये काम कहाँ करने जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी स्टेट में भेज दिया जाता है, ये वहां जाकर काम करते हैं। साथ साथ होता क्या है कि भाई अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, किसकी, इनके ट्रांसफर की, इनके प्रमोशन की सारी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कहीं ना कहीं वापस आपस में जुड़ गए, ये भी क्या है, फीचर है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा किसको बना देता है, नॉन फेडरल बना देता है। इमरजेंसी प्रोविजन, हमने क्या कर रखा है, अपने
क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन डाल रखे हैं, जैसे स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस दौरान क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है किसी भी स्टेट की, डायरेक्ट किसके अंडर आती है, सेंटर के पास आ जाती है। तो ये भी क्या है, नॉन फेडरल फीचर है। क्लियर है। हमारा नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट rather than अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करा, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं करा। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, कोऑपरेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है, किसके बीच का, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच का, भाई दोनों मिलकर काम करते हैं। वाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पर जो पावर होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, पावर होते हैं पूरी तरीके से सेपरेट हो जाती है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा फीचर की बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले आता है प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और जो आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा मेजोरिटी पार्टी रूल। देखो, जो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे इलेक्शन में, उसी का क्या होगा, रूल चलेगा। जिस पार्टी को वोट ज्यादा कम मिलेगा उसका रूल नहीं चलेगा। ठीक है, वो अपोजिशन पर जाएगी। थर्ड क्या, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बिना लेजिस्लेचर नहीं हो सकता। चौथा, लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम। ठीक है, तो अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो वहां पर लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर लीडर कौन होता है, वो होता है चीफ मिनिस्टर होता है। तो इसमें लीडरशिप किसकी होती है, इसके अंदर पीएम और सीएम की। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, देखो ये भी फीचर है इसका, कि हर 5 साल के बाद लोअर हाउस होता है डिसोल्व होता है, दोबारा से हमें इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो नया पीएम सेलेक्ट होता है, नई तरीके से कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है, सब कुछ नया होता है। ठीक है, तो जो लोअर हाउस होता है वो हमेशा डिसोल्व हो जाता है, चाहे आप सेंटर पे ले लो तो लोकसभा, अदरवाइज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, देखो, इंडियन पार्लियामेंट नोट अ सोवरेन बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट नोट अ सोवरेन बॉडी। देखो, हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट को एकदम सोवरेन नहीं बना रखा हमने कि हाँ सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर ऐसा ही होता है, वहां पर जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सोवरेन बॉडी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो क्या होता है कि इंडियन पार्लियामेंट इलेक्टेड है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो नॉमिनल हो, दोनों इलेक्शन से आते हैं। रियल के लिए हम लोग वोट डालते हैं और नॉमिनल के लिए हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए जो कैंडिडेट होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। बस इतना ही फर्क है। लेकिन जो दोनों आते हैं, दोनों हेड किससे आते हैं, बाय इलेक्शन आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी कंट्री को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है। ऐसी कंट्री जिसका जो हेड ऑफ कंट्री है वो क्या हो, बाय इलेक्शन आया, उसी कंट्री में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है, हेरिडिटरी चलती है। हेरिडिटरी हेड होता है कि भाई जो लोड हाउस होता है ना, उनको वहां से क्या निकलता है, एक हेड निकलते हैं, वो सबसे ज्यादा हेड होता है, किंग क्वीन का सिस्टम है वहां पर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। ये हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, ये था हमारा 5वां फीचर। आगे के सारे फीचर हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और थैंक यू।